हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मैं के राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं एसएससी सीजीएल प्री एंड मेंस 2023 को टारगेट करते हुए। तो जल्दी से जल्दी आप सभी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। जो भी दोस्त आपके अभी तक इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी इन्फॉर्म कीजिए, उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म पर लेके आइए, जहां एक बहुत बड़ी टीम आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग से बेहतरीन तैयारी करवा रही है। चलिए ठीक है, तो अभी अपने विषय में बता दूं कि YouTube पर जो लाइव क्लास चलती है मेरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शाम 5 बजे होती है, जहां आप मेरे साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस को समझते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। टाइम टेबल क्लासेस जो वैसे हमारी चलती है लाइव मंडे टू सैटरडे शाम 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रेगुलर रहती है। 5 बजे का सेगमेंट केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरे साथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। क्या है हमारा पहला सवाल? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। इसमें क्या है हमारा कि द एक्सीडेंटल टच ऑफ नेटल लीव्स क्रिएट बर्निंग सेंसेशन विच इज ड्यू टू इंजेक्ट ऑफ। बिछुआ के पत्तों को अगर हम आकस्मिक छू जाते हैं, उसे छू लेते हैं या किसी तरह से उसका स्पर्श हो जाता है तो हमारे त्वचा पर खुजली सी मचने लगती है, जलन सी मचने लगती है। ऐसा किसकी वजह से होता है, यानी उसमें ऐसा कौन सा केमिकल होता है? बचपन में हमने बड़ी शरारतें की है। बिछुआ के पत्ते उन्हें तोड़कर बड़ा, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं खुद भी अगर उसके टच में आ गए तो दूसरों के लिए आप गड्ढे खोदने जा रहे हो, खुद उसी गड्ढे में पड़ जाओ। तो बड़ी सावधानी से पत्ता तोड़ के ले जाके अपने दोस्तों के हाथ पे या उनके बॉडी पे कहीं टच कर देता और फिर वो खुजली कर करके कुछ देर तक परेशान रहते थे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या है। क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका फॉर्मूला HCl होता है? क्या ये मेथानोइक एसिड है जिसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, है ना? मेथानोइक एसिड, इसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। मेथानोइक एसिड जो है ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? HCOOH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। क्या ये है? सिट्रिक एसिड जो कि लेमन्स में, ऑरेंजेस में, आंवला में यानी नींबू, संतरे, कीनू, आंवला, इन सबों में प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये सब विटामिन सी के बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं और इसे हम किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं, और इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? H2SO4। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? वेरी गुड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने आंसर को, चैट बॉक्स में आंसर को अपने बताइए और क्रॉस चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा मेथानोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड, और इसकी वजह से, और ये सिर्फ बिछुआ के पत्तों में नहीं, ये फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड ये आपके हनी बी में भी है, यानी कि मधुमक्खी के अंदर हनी बी। ठीक है, वैस्प के अंदर है, यानी कि वो जो पीले रंग का होता है ना, जिसे बिरनी कहते हैं, वो डंक मारता है, ये भी तो इसमें होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंट यानी चींटियों में भी मेथानोइक एसिड ही प्रेजेंट रहता है, मेथानोइक अम्ल की उपस्थिति रहती है, इसलिए जब ये काटते हैं तो हमारे शरीर में जलन मचती है इसी अम्ल की वजह से। अब देखो, काटने से या बिछुआ के पत्ते के संपर्क में आने से जो हमारे शरीर में जलन मचती है, ये इसलिए मच रही है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है मेथानोइक अम्ल। ये एक अम्ल है तो इसका उपचार बहुत सीधा साधा हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा कोई दुर्घटना आपके या आपके जानने वालों के साथ होती है तो तुरंत उस जगह पर किसी क्षारीय पदार्थ का यानी बेसिक सब्सटेंस का आपको लेप लगा लेना है। और सबसे कॉमन क्या होगा? कहीं से आपको एंटासिड मिल जाए, जैसे जेलुसिल है, डाइजीन है, इनो है, इसको लगा दीजिए, देखिए तुरंत राहत मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। आइए भाई जी, अगला सवाल आ गया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर अ टूथपेस्ट? जो टूथपेस्ट सुबह सुबह हम यूज करते हैं टिथ क्लीन करने के लिए, कहता है इसके लिए ये कौन सा जो है वो सही है? क्या ये एसिडिक यानी अम्लीय होता है, ये न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, ये
बेसिक या क्षारीय होता है, या फिर इस टूथपेस्ट के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो दांत के एनामेल की मजबूती के लिए एक इसेंशियल केमिकल है या एक आवश्यक रसायन है ना। यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना है जो दांत एनामेल का एक आवश्यक घटक है। तो कौन सा यहां सही है? तो देखिए एसिडिक और न्यूट्रल ये तो पूरी तरह से गलत है। बेसिक ये हमारा सही है, टूथपेस्ट जो होता है बेसिक होता है, क्षारीय होता है। और अब स्टेटमेंट डी भी सही है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना है, दो ऑप्शन तो है नहीं कि यहां पर अलग दिया हुआ है कि इसमें से आप चूज कीजिए ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, सी बी डी, ऐसा तो कोई है नहीं। आपको एक ही करेक्ट ऑप्शन लेना है। तो अब इसमें से ये देखना होगा कि इन दोनों में से ज्यादा करेक्ट यानी ज्यादा अच्छा सही आंसर कौन सा है। तो इसमें ये ज्यादा बेहतर आंसर है कि टूथपेस्ट में कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो हमारे टूथ एनामेल के रिपेयरिंग में भी मदद करता है, यानी दांतों के क्षरण को भी ये रोकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द D1। अगर ये नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर ये बेसिक यानी क्षारीय होता है, ये सही होता। क्योंकि अगर हमारे माउथ का मीडियम अम्लीय हो जाए तो हमें मालूम है pH पोटेंज डिहाइड्रोजन pH इसकी वैल्यू अगर 7 से नीचे जाती है तो फिर एसिडिक या अम्लीय माध्यम होना शुरू हो जाता है। तो हम भी कुछ भी रात में मान लो खाया पिया और सही से माउथ वॉश नहीं किया और सो गए, थोड़ा बहुत कहीं खाने का कुछ अंश अगर हमारे दांतों में लगा हुआ है तो रात भर वहाँ जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी इसकी वजह से उधर एसिड बनने लगेगा। ये फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाता है, क्योंकि ये वायु की अनुपस्थिति या कह लीजिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन या किण्वन। तो इसकी वजह से एसिड बनने लगता है। तो टूथपेस्ट के बेसिक नेचर की वजह से जब सुबह हम ब्रश करते हैं तो वो उसको बेसिक बना देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो न्यूट्रल हो जाता है और हमारा दांत सड़ने से गलने से बच जाता है। बहुत अच्छा, चलिए अगला सवाल। एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज। फटाफट से आप आंसर सोचिए कि क्या होगा, तब तक जरा डिटेल आपको इसका बताऊं। एड्स क्या है ये? तो ये है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसमें डेफिशिएंसी मतलब क्या? कमी आना। और ये एक ऐसा डिजीज है एड्स जिससे कि मतलब कह लो ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। एड्स जिसको होता है वो पूरा जीवन भी आसानी से निकाल सकता है, लेकिन हाँ उसके संपर्क में अगर गलत तरीके से आता है तो संक्रमण फैल सकता है। लेकिन हाँ साथ में खाने से टॉवेल वगैरह मान लो अगर हम कॉमन यूज कर रहे हैं तो इन सबों से नहीं होगा। अगर उस एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं यानी अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है, या अगर वहां से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वह कहीं ब्लड डोनेट किया जाता है, तब एड्स होगा। बाकी चीजों से साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब सोना थोड़ा सा दूरी, तो इस तरह से एड्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक वायरल डिसऑर्डर है, डिजीज है जो HIV वायरस से होता है और ये हमारे ना प्रतिरोधी क्षमता को, जो रोग से लड़ने की क्षमता है, इसको कम कर देता है। और रोग से लड़ता कौन है? WBC, तो उसको नष्ट कर देता है। अब क्या होगा, कोई छोटी मोटी बीमारी भी होगी ना हमें, तो हम उससे फाइट नहीं कर पाएंगे, मर्जी चाहे जितनी दवाइयाँ खा लो, दवाइयाँ डायरेक्ट नहीं असर करती हैं। वो हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है WBC के, उसकी पावर को बढ़ाती है ताकि वो लड़ सके किससे? बीमारियों से। ठीक है, तो HIV, तो ये हमारा क्या है? ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है, तो ये, तो अब ये क्या होता है? क्या इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है? सर्कुलर DNA मतलब सीधा सीधा। डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो ये आपका इस तरह का रचना
ऐसा होगा, या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एकल कुंडली वाले गोलाकार डीएनए या दोहरी कुंडली वाला डीएनए, या फिर एकल कुंडली वाला आरएनए या दोहरी कुंडली वाला आरएनए। चलिए, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अब हम ये देखते हैं किनका आंसर सही है और किनका आंसर गलत है। तो चेक कीजिए, ये हमारा क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ऐसे वायरसेस को जिसमें आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हम इन्हें आरएनए वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आरएनए वायरस। ओके, जिसे हम रेट्रोवायरस के नाम से भी जानते हैं, रेट्रोवायरस। तो आरएनए वायरस कह लीजिए या रेट्रोवायरस। तो अगर सवाल मान लो ऐसे आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेट्रोवायरस, है ना, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जहां पर मतलब जो रेट्रोवायरस से होता है, तो एड्स उसमें एक हमारा एग्जांपल बनेगा। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगला सवाल हमारे सामने क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनेल दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल, दो वर्ड, प्रो मीन्स होता है फर्स्ट, और फर्स्ट यानी जब भी नया नया बना है कोशिका तो बहुत सारी चीजें इसमें अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं। कैरियोटिक टर्म जो आया है ये कैरियन से आया है, कैरियन जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ओके, तो इसका कैरियन, तो फर्स्ट फॉर्म्ड न्यूक्लियस यानी जो सबसे पहले केंद्रक बना था, तो उसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, डीएनए मटेरियल यूं ही साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी झिल्लीदार कोशिकांग, वो रचनाएं उनकी अनुपस्थिति होती है, वो अनुपस्थित होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब भी इनकी अनुपस्थिति होती है। लेकिन हाँ, यहाँ राइबोसोम्स जरूर प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स का जो टाइप यहाँ प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये 70S जो है वो 2 यूनिट राइबोसोम के मिलने से बना होता है, और ये 2 यूनिट जो है वो 50S और 30S हमारा होता है। तो 50 और 30 मिलके 80 होने चाहिए, लेकिन 70 बनता है ना, कम रहता है थोड़ा सा। जहां ये S जो है ये हमारा बता रहा है स्वेदबर्ग यूनिट को। ठीक है, इसे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, जो कि ज्यादा विकसित ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स की, तो इसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है, जो 60S प्लस 40S राइबोसोम के मिलने से बना हुआ होता है। ठीक है, तो बताइए सेल वॉल, जी हाँ, प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की उपस्थिति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी अनुपस्थिति होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और राइबोसोम्स भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकर्णिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, इन सब की अनुपस्थिति होती है। तो सही आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकर्णिका है। क्रॉस चेक कीजिए अपने अपने आंसर कि किनका आंसर सही था। जिनका आंसर सही है वेरी गुड, जिनका गलत हुआ है वो सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। थक गया भाई। तो ब्रीदिंग मतलब क्या, सांस लेना, सांस छोड़ना, और फिर उसके बाद जो अंदर होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसको रेस्पिरेशन के अंदर कहते हैं या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। खैर चलिए बताइए, ब्रीदिंग, तो सांस लेने की प्रक्रिया में इसमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है? क्या ये ब्रोंकाई है, वोमेन्स कैप्सूल है, डायफ्राम है या ट्रैकिया है? श्वसनी है, वोमेन कैप्सूल है, डायफ्राम है या श्वास नली है? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज वोमेन्स कैप्सूल या वोमेन संपुट। तो ये वोमेन्स कैप्सूल ये कहाँ होता है? ये नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर। यानी जो नेफ्रॉन है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। किसका? एक्सक्रीटरी
सिस्टम का पार्ट है, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो वोमेन्स कैप्सूल होता है, ये क्या होता है, ये आपका इस तरह से कैप्सूल नुमा ये रचना होता है, इसी को कहते हैं। और इसी में हमारा जो है ब्लड वेसल्स एंटर करता है और यहाँ बहुत जालिका नुमा रचना बनाता है, फिर यहाँ से एग्जिट होता है। इसको हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं और इसको इफरेंट आर्टियोल कहते हैं। ठीक है, आने वाला, ये आ रहा है और ये जा रहा है। तो ये आपका जो है ग्लोमेरुलस कहलाता है, जो अंदर जालिका नुमा रचना बनती है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और ये जो कप जैसी रचना है, दैट इज कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल। और ये वोमेन्स कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस है ना, ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस और इस वोमेन्स कैप्सूल, इसको अगर मिला दिया जाए तो हम इसे कहते हैं मालपीघियन बॉडी या मालपीघी बॉडी। ठीक है, मालपीघी बॉडी या मालपीघियन बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा है मार्सेलो मालपीघी, उनके नाम से है। और बोमेन, तो ये बोमेन भी साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसको देखा था, इसलिए उनके नाम पर नाम रखा गया बोमेन्स कैप्सूल। वेरी गुड। चलिए, अब आप थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव आपको चीज़ें बता दें कि हमारे राइस स्मार्ट ऐप पर कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच लॉन्च हो चुका है। जाएं गूगल प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करें राइस स्मार्ट ऐप और एनरोल करें कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में, जहां डेली सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की 3 घंटे लाइव क्लासेस होंगी, जहां मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस की एक बहुत बड़ी टीम आपको गाइड करेगी, आपको एसएससी की तैयारी करवाएगी। क्लास के बाद क्लास टेस्ट होगा, सेम टाइम ऑनलाइन, जहां आप तुरंत अपने आप को जज कर पाएंगे कि क्लास के दौरान कितने अटेंटिव रहे हैं। क्योंकि अगर क्लास के दौरान आपने अटेंटिव होकर टीचर्स की बातें, उनकी लेक्चर को सुना है और नोट्स आपने बनाए, तो आसानी से उनका आंसर दे सकते हो। देन आपके जो हैं बहुत सारे अलग टेस्ट हैं, जैसे वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, सेमेस्टर वाइज टेस्ट है, और इसके बाद इन टेस्ट का एनालिसिस है, जिससे कि आपको अपनी कमजोरियां पता चलती रहेंगी। एक एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, जिसको पढ़कर आप अपनी तैयारी को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि बहुत बेहतर कर सकते हैं अपनी तैयारियों को। और सबसे बड़ी बात है डाउट सेशन, है ना, ये आपका डाउट सेशन। ये डाउट सेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो डाउट आता है। देखो, 2 ही तरह के बच्चों को डाउट नहीं आता है, जो सुपर इंटेलिजेंट हो, यानी सुपर से भी ऊपर हो, ऐसे बहुत ना के बराबर होते हैं, अपवाद होते हैं, तो उनको तो साइड कर दो। और जो दूसरे कैटेगरी के वो ये जो पढ़ते ही नहीं है, भाई जब पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से आएगा कोई डाउट, और जब कोई डाउट नहीं तो फिर डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं लोगे। लेकिन जो पढ़ रहे हैं डेफिनेटली उनको डाउट आएगा, कहेंगे कुछ ना कुछ तो मामला ऐसा फंसेगा ही जहां पर आपको सही से चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। तो जल्दी से इसमें एनरोल कीजिए, यूज कीजिए कोड KR500 एनरोल करते समय, और एक डिस्काउंट का फायदा उठाइए। ठीक है, अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं एसएससी के, तो अपने दोस्तों को बताइए जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आप भी मोस्ट वेलकम, आपके दोस्त भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे हैं जो आपको फ्री में फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका डेली और वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, जिसको आप ऑनलाइन आकर दे सकते हैं बिल्कुल फ्री। कई सारी वीडियोस हैं लेक्चर्स की, वो आप अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। चलिए, अब बढ़ते हैं, हम अपने सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। नया क्वेश्चन अब हमारे सामने क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी इसका उपयोग जो है रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा जा रहा है। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, यानी पेपर उद्योग में, जहां पर ये कागज जो बनाए जाते हैं, चाहे अखबार के हो, न्यूज़पेपर जिसे आप कहते हैं, या फिर नोटबुक हो या बुक्स हो, ये जो पेपर तैयार किए जाते हैं पेपर इंडस्ट्री में, क्या वहां पर हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल उसको करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हम इसे विरंजक, है ना, रंजक मतलब होता है कलर, रंग, ठीक है, तो विरंजक मतलब उसको उसका कलर खत्म कर देना। लाल फूल को डालिएगा सफेद होके निकलेगा, हो गया ना जादू। तो विरंजक चूर्ण, क्या इसका इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है? क्या इसका इस्तेमाल ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी पीने वाले पानी को कीटाणुओं
से मुक्त कराने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। अगर आप कोई वो सिस्टम को देखा होगा जहाँ पर हम कुएं का पानी का इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, तो मुझे तो अच्छी तरह से याद है, आप लोगों तो खैर पता नहीं कितने लोगों ने कुएं को देखा होगा और कुएं के पानी को आपने पिया है खुद से। तो उसमें क्या होता है ना, बीच बीच में ब्लीचिंग पाउडर डाली जाती है, क्योंकि एक वो ओपन बॉडी है, उसमें पेड़ पौधे पत्तियां टूट टूट के गिरती रहती हैं, कई बार छिपकली गिर जाती है, चूहे गिर जाते हैं, तो उससे पानी सड़ जा सकता है। उसके कीड़े ऐसे हैं जो हमें बीमार कर सकता है, क्योंकि वो ढका तो होता नहीं। इसलिए उसमें क्या है, समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो ये सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं, इवन जो स्विमिंग पूल वाले पानी है उनमें भी क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। अब ये कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़ा उद्योग में लिनेन को भी ब्लीच या विरंजक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। लिनेन के कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं, ज़्यादातर नेता वगैरह या बड़े लोग लिनेन के कपड़े पहनते हैं। सूती से ज़्यादा महंगे होते हैं और सूती से ज़्यादा आरामदायक होते हैं। जल्दी से आंसर बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसे हम केमिकली क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, और इसको जब पानी में डालते हैं तो इसमें उपस्थित जो क्लोरीन है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में विरंजक चूर्ण में उपस्थित क्लोरीन यही पानी को कीटाणु रहित बनाने में मदद करता है। ओके, अब बात कर लें जरा लिनेन की। तो ये लिनेन जो है ये फ्लैक्स प्लांट से निकाला जाता है। फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से इसको प्राप्त किया जाता है, और ये एक सेल्यूलोज फाइबर है। सेल्यूलोज फाइबर यानी एक नेचुरल फाइबर सेल्यूलोज, उससे बनाया जाता है ये कपड़ा लिनेन। ठीक है, और इसको हम हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे तीसी का पौधा कहते हैं। तो इसके बीज से, है ना, तीसी का बीज, उसके बीज से क्या है, जिसे अलसी भी कहते हैं। ठीक है, आलसी नहीं भैया, आलसी नहीं, अलसी। आलसी तो बड़ा खराब होता है। तो अलसी या तीसी, इसका तेल भी निकाला जाता है, उस तेल का हम उपयोग भी करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो उसी पौधे के बीज, अब देखो आम के आम और गुठलियों के दाम, है ना। खेती करी तीसी के पौधे की, उसके बीज निकाल के तीसी का तेल बना लिया, अलसी का तेल बना लिया, और जो उसका स्टेम बचा, उस स्टेम से हमने क्या है, सेलुलोज फाइबर निकाल के लिनेन बना दिया। ठीक है, चलिए जी, तो इसका सही क्या है, तो देखो ये भी हमारा सही है कि हाँ, ये जब विरंजक है ये, तो ये कलर को हटाने में यूज किया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू निकालना था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कि रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल अपचायक के रूप में, यानी एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ये स्टेटमेंट ब्लीचिंग पाउडर के लिए, विरंजक चूर्ण के लिए गलत है। चलिए अगला सवाल हमारे सामने क्या है, आइए भाई आगे। Which one of the following statement about classification of plants is correct? प्लांट के क्लासिफिकेशन यानी उसके वर्गीकरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? कहता है थैलोफाइटा हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। ये स्टेटमेंट गलत है। थैलोफाइटा, चलिए आप एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए, मैं तब तक थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बताता हूं। तो बात करें प्लांट किंगडम की, यानी पादप जगत की। ठीक है, तो प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। तो बात करें प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम को बांटा गया है किसमें, तो ये हमारा है थैलोफाइटा, सबसे प्रिमिटिव। ठीक है, ये जलीय पादप होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, काई वगैरह जो होता है ये सब थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। थैलोफाइटा को हम एल्गी या फिर कह लो शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्रीन प्लांट है। एल्गी के जो है बहुत सारी वैरायटीज हमें देखने को मिलती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। थैलोफाइटा। इसके बाद हम दूसरी बात करें तो ये है ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा जिसे हम पादप जगत का
उभयचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। ठीक है, यानी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एनिमल्स में एम्फीबियंस है, फ्रॉग वगैरह एम्फीबियंस के उदाहरण है। तो इसी तरह पादप जगत में भी एम्फीबियंस है, उभयचर है, जो जल और स्थल दोनों ही में अपना जीवन यापन कंप्लीट करते हैं। जब तक इनको प्रॉपर पानी भी नहीं मिलेगा, नहीं कर सकते अपना जीवन का चक्र पूरा। आप कहोगे सर सभी पौधों को तो पानी चाहिए, तो ये कौन सा खास हो गया? तो भाई बाकी जो है ना, पानी सिर्फ अवशोषित करता है, लेकिन क्या है, वो बाकी चीज़ों को बनाने के लिए उनको पानी चाहिए तो वो अवशोषित करता है। लेकिन इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, यानी कि समझ लो कि जो माता पिता हैं पौधे, उससे नई पौधे बनाने के लिए इसको पानी से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए इसको उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा है वो कहलाता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। ओके, तो ब्रायोफाइटा को, या इसको टेरिडोफाइटा कह लीजिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसको इन जनरल हम मॉस के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह टेरिडोफाइटा इसे हम फर्न के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, हमने जरूर देखे होंगे गांव कस्बों में, है ना, छोटे छोटे होते हैं, झबरीले टाइप के, लेकिन हम शायद उसको किसी और नाम से जानते होंगे, इस नाम से ना जानते होंगे। तो एक बार मैं कहूँगा कि गूगल पे आप फर्न सर्च कीजिए, इमेज देखिए, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी कि अच्छा ये पौधा तो मैंने इधर ही देखा आसपास, काफ़ी ज़्यादा बारिश के मौसम में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, अब जो दूसरे दो और कैटेगरी के हैं, इसमें ये हैं जिम्नोस्पर्म। ये ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं लगता, सीधे बीज लगता है, इसमें नग्न बीज होता है और पुष्प नहीं होता, फूल नहीं लगता है। दूसरा है आपका एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म में फूल लगता है, ये पहले पुष्पीय पादप हैं। और टेरिडोफाइटा की बात करें तो ये हमारा जो टेरिडोफाइटा है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। यानी टेरिडोफाइटा पहला वो प्लांट है जो पूरी तरह से जमीन पर ग्रो किया। ये तो पूरी तरह से जलीय था, ये जल और स्थल दोनों जगह इसका पूरा चाहिए, पानी भी अच्छा खासा चाहिए, लेकिन ये ऐसा था जमीन पर, बस खाली थोड़ा सा पानी अवशोषित करके अपना जीवन बिता सकता था। और यहाँ के बाद तो ये भी पूरी तरह से जलीय हैं, ये भी कुछ वैरायटी जरूर हैं, जैसे लोटस वगैरह है, ये सब जलीय हैं, जिसको हम हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो वो कुछ अपवाद है, लेकिन थैलोफाइटा क्या है, इसका कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो पानी के बाहर रह सकता है, सारे मेंबर पानी में। इसका ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो सिर्फ पानी में और सिर्फ जमीन पे रहेगा, सारा जो है जमीन और पानी दोनों को मिला के रहेगा। तो इस तरह से अब इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में फ्लावर्स तो होते नहीं, फ्लावर जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होता, बट इन तीनों के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, ये छिपे हुए होते हैं, है ना। तो ये हिडन होते हैं। क्या होते हैं इसमें हिडन? जो मेल और फीमेल पार्ट्स छिपे हुए होते हैं। तो इसकी वजह से इसको कहते हैं क्रिप्टोगैमस। क्या कहते हैं इसको? क्रिप्टोगैमस। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन दोनों को, इनके जो फ्लावर्स दिखते रहते हैं, जिम्नोस्पर्म में चलो फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी उसके जो जनन अंग हैं वो हमें दिखते रहते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है फेनेरोगेम्स। ठीक है, फेनेरोगेम्स या फेनेरोगेमस। ओके, बहुत सारी डिस्कशन हमने कर ली, बोर्ड भी भर गया। चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो फिनेरिया इज अ फंगस, ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि फिनेरिया जो है ये मॉस है, और अभी बताया मॉस क्या है, ब्रायोफाइटा है, तो फंगस नहीं है। फंगस क्या है? कवक, जैसे मशरूम है, खमीर है यानी यीस्ट, ये सभी अलग ही ग्रुप में रखे गए हैं। ये फंगस भी अपने आप में एक पादप है, एक पौधा है, लेकिन ऐसा जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये सफेद होते हैं। ये आप जितना भी देख रहे हो ये सारे हरे होते हैं, क्योंकि इन सब में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगेमस। तो बिल्कुल सही, हम देख रहे हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगेमस के अंदर आते हैं। That's why this statement is correct. Vascular system is not found among Bryophyta. Vascular system का मतलब हुआ संवहनी तंत्र, जैसे जाइलम और फ्लोएम।
जो संवहन कर रहे हैं, जाइलम संवहन कर रहा है किसका? पानी का, जल और खनिज लवण, है ना, वाटर और मिनरल्स का। फ्लोएम संवहन कर रहा है यानी कैरी कर रहा है किस चीज को? फूड को। तो ये ब्रायोफाइट्स से शुरू हो जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स ब्रायोफाइट्स में भी हैं, टेरिडोफाइट्स में और ज्यादा एडवांस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो और भी ज्यादा एडवांस। थैलोफाइटा ऐसा होता है जिसका बॉडी थैलस लाइक मतलब बिल्कुल थैला जैसा, जिसका कोई सर नहीं, पैर नहीं, यानी कि इसमें कहीं कोई विभाजन सही नहीं होता, यानी आप इसमें नहीं कह सकते ये इसका जड़ है, ये तना है, ये इसकी पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये पहला कि थैलोफाइटा है वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सबसे सही क्या? एक ही सही स्टेटमेंट है यहां पर कि ऑल टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगेमस, यानी कि सभी टेरिडोफाइटा के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये छिपे हुए होते हैं, ये दिखते नहीं हैं। चलिए जी, बहुत सुंदर, तो करेक्ट आंसर आ गया। अब नया क्वेश्चन हमारे सामने है, गैमेटोफाइट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर, अभी बताया रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, तो ये समझ लो कि ये हमारा प्लांट है। ठीक है, और इस प्लांट में जो भी है, चाहे पत्ती हो, फूल हो, शाखाएं हो, फल हो, ठीक है, बीज हो, मतलब ये सभी जो हमारे हैं ये डिप्लॉयड है, ये बॉडी इसका डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित है, न तो चतुर्गुणित, न बहुगुणित, न एकल गुणित, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी अगुणित। लेकिन जब इसके बॉडी से, है ना, जैसे यहां पर समझ लो कि आपका क्या बना? फ्लावर्स बना, और फ्लावर्स के अंदर हमारा क्या है कि एक मेल पार्ट होगा और दूसरा इसके अंदर क्या होगा? एक फीमेल पार्ट होगा। तो इसको हम कहेंगे मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। उसी को गैमेटोफाइट हम कह रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट, इसी के लिए टर्म कह रहे हैं गैमेटोफाइट। डिप्लॉयड मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, लेकिन उससे जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है, बनता है, यानी जो गैमेटोफाइट्स बनता है उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो ये n और n है, तो इसकी वजह से ये हमारा गैमेटोफाइट्स क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड? जल्दी बताइए कि क्या बनेगा, क्योंकि यहां ऑप्शन आपको ये सारा क्लियर हो गया। तो बिल्कुल सही जी, सही आंसर हमारा क्या होगा? हैप्लॉइड, के ये करेक्ट आंसर इज हैप्लॉइड, बिल्कुल सही। चलिए जी, नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ MgCO3 कंटेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना मास लिया जाए, उसका द्रव्यमान कितना लिया जाए कि उसमें 24 ग्राम 24 ग्राम ऑक्सीजन हो। तो देखिए यहां पर इसने दे दिया है कि मोलर मास जो MgCO3 का है 84.30 ग्राम है। अगर हम यहां पर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 जा 48, है ना, 48 ग्राम ऑक्सीजन है इसका मतलब MgCO3 के अंदर। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 84.30 ग्राम MgCO3 में 48 ग्राम ऑक्सीजन है। अच्छा, इसको भी राउंड ऑफ ले लो। तो चलो अभी हम देख लेते हैं, इसने पूछा हाउ मेनी ग्राम्स MgCO3, तो ऐसे ले लो कि 48 ग्राम ऑक्सीजन जो है ये उपस्थित है कितने में? 84 ग्राम MgCO3 में उपस्थित है। तो 24 ग्राम ऑक्सीजन के लिए पूछा है कि 24 ग्राम ऑक्सीजन कितने में होगा। तो सिंस ये है तो देयरफॉर 24 ग्राम ऑक्सीजन जो उपस्थित होगा ये 84 इंटू 24 अपॉन 48 ग्राम। ये ऐसा यूनिटरी मेथड है ना, इकाई वाला जो पद्धति होता है उससे हमने किया, एक एक नियम जिसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो 2 टाइम्स और यहां से भी 2 4 जा 2 2 जा तो 42, तो 42 मिलता जुलता हमारा किस में? ये रहा हो, आंसर पहले ही आ गया। तो 42.15 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। यानी जब आप 42.15 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लेंगे तो वहां पर जो ऑक्सीजन होगा वो हमारा कितना होगा? 24 ग्राम होगा। ठीक है, चलिए जी, बढ़िया। नेक्स्ट, Which one of the following substances is most likely to be used as soap? बिल्कुल सही जी, बताइए कौन सा इसका फॉर्मूला ऐसा है जो आपको ये लगता है कि इसका इस्तेमाल
सोप यानी साबुन बनाने में किया गया होगा। देखो एक अपमार्जक होता है जिसको हम साबुन रहित साबुन कहते हैं, है ना। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, सोपलेस सोप, है ना। अपमार्जक साबुन रहित साबुन। तो जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने के लिए जो आप साबुन या लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, ये सभी हमारे डिटर्जेंट्स क्या है। डिटर्जेंट्स का फ़ायदा ये है कि ये हार्ड वाटर में भी काफ़ी अच्छा कपड़े को साफ करता है, लेकिन फिर दिक्कत क्या है कि डिटर्जेंट से पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन। ओके, लेकिन सोप जो नेचुरल सोप है ये हार्ड वाटर में क्लींजिंग एक्शन शो नहीं करता, यानी हार्ड वाटर की उपस्थिति में ये कपड़े की सफाई अच्छे से नहीं करता। लेकिन फिर फायदा क्या है कि इससे जल प्रदूषण नहीं होता, वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। तो किसी का कुछ फायदा है, किसी का कुछ फायदा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। तो सोप के लिए हम क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना कि ये सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो सोडियम यहां दिख रहा है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, तो ये हमारा हो गया जो सोप की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, a sample of gas is to be identified by means of its behavior in the presence of a glowing splint। जैसे मान लो दीपावली के समय में छुरछुरी जलाते हैं ना, फुलझड़ी, छुरछुरी भी कहते हैं, फुलझड़ी भी कहते हैं, तो वो जलाते हैं, बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, अच्छा लगता है। तो उसे ही समझ लो ग्लोइंग स्प्लिंट, है ना, एक जलता हुआ फुलझड़ी, उसी को आप ग्लोइंग स्प्लिंट समझ सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल नाइदर इटसेल्फ बर्न नॉर कॉज द स्प्लिंट टू बर्न। तो इस कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो ना तो खुद जलता है ना उस जलते हुई चीज को जलने में मदद करेगा। तो एक तो आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कभी भी चीजों को जलने में मदद नहीं करता, ना खुद जलता है। ठीक है, ऑक्सीजन खुद जलता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन जो है जलाने में मदद करता है। अगर बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो खुद ही जलने लगता है, इसलिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पे। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन खुद जलता नहीं है, लेकिन जलाने में मदद करता है। ठीक है, हाइड्रोजन ये तो खुद ही जलता है, ये एक फ्यूल की तरह, एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मीथेन CH4 जिसका मेजर पार्ट जो प्रेजेंट होता है, जो भी बायोगैस है, बायोफ्यूल कह लो या बायोगैस, बायोगैस जिसके अंदर गोबर गैस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो सब CH4, तो ये भी जलता है। तो नाइट्रोजन अकेला ऐसा है जो ना तो खुद जलता है ना ही दूसरे को जलने में मदद करता है ना। बिल्कुल एक ईमानदार सरकार की तरह, ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, ना हम जलेंगे ना तुम्हें जलने देंगे। चलिए जी, बहुत सुंदर। अगला सवाल, स्लीपिंग सिकनेस इज ए पैरासिटिक डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, इट इज कॉज्ड बाय। स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी जो इंसानों में और दूसरे जानवरों में भी पाई जाती है। तो कहता है ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, निद्रालु रोग है, ये किसकी वजह से होता है। ये खासकर अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले जो जनजातियां हैं उनके बीच में ज़्यादा देखा जाता है। और ये स्लीपिंग सिकनेस जो है टसे टसे फ्लाई यानी मक्खी, एक ऐसी मक्खी जो खून पीती है, खून चूसती है, उससे फैलता है। ये वेक्टर है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं, लेकिन ये कारक नहीं है, कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि क्या है, क्या ये हिस्टोमोनास है, ट्रिप्नोसोमा है, एग्नोमोनी है या निग्लेरिया है। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रिप्नोसोमा है जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। चलिए अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, देखो हमने सुना है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, और इसने नॉट करेक्ट कहा है, तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, मोस्टली का है, कहीं एक दो एक्सेप्शन वाला बात हो सकती है तो उसको ये लेके चल रहा है।
ऑल फैट्स आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स, बिल्कुल सही कहा। कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी हमें फैट में मिलती है। ग्लूकोज इज ए कॉमन कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे कॉमन है वो ग्लूकोज है। किसी भी पेशेंट को भी जब हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो उसको ग्लूकोज पानी चढ़ाया जाता है, सुक्रोज पानी नहीं चढ़ाते, फ्रक्टोज पानी नहीं चढ़ाते, है ना। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो गलत कथन है यहाँ पर वो ये है कि सभी प्रोटीन्स एंजाइम है। जी नहीं, हमारा जो ये सर का बाल है, नाखून है, जो मांसपेशियां हैं, ये सब भी प्रोटीन्स की बनी हुई हैं, लेकिन ये तो एंजाइम नहीं है ना। और ये सब किस प्रोटीन से बनी हुई हैं? तो ये सब हमारा केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द O2- आयन इज। अब देखो, ऑक्सीजन का होता है कितना? एटॉमिक नंबर 8। इसको हम कैसे लिखते हैं? 2, 6, है ना। तो ये K शेल में 2 है, K के बाद L सेल में 8 है। अब इसने कहा O2-, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये हम 10 हो गया है। अब इसको हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 होगा। तो क्या हो गया? वैलेंस जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? बिल्कुल सही, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो गया 8। वेरी गुड। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाए और आप तैयार होकर क्लास लेने के लिए बैठ जाए। प्लस ये कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच राइस स्मार्ट ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जाइए डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में, जहां आपको डेली के 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, क्लास टेस्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, सेमेस्टर वाइज टेस्ट है, और इन सभी टेस्ट का एनालिसिस रिपोर्ट भी है जो आपको मिलेगा। और फाइनली डाउट सेशन है, आप पढ़ेंगे तो डाउट आएगा, उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके विषय में बताइए। और जब आप इनरोल कर रहे हैं तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं KR500, जहां आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से खुद को इनरोल कीजिए, अपने दोस्तों को इनरोल कीजिए। और इन्हीं बातों के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरी लाइव क्लासेज में आप जुड़ना चाहते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शाम 5 बजे राइस स्मार्ट हिंदी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।